हेलो एवरीवन, इट्स अ सेवंथ लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन की। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन बेसिकली एक सडन परमानेंट चेंज होता है जो आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर आता है। ठीक है, इससे मेरा क्या मतलब है? सपोज मैं आपका एक डीएनए का सीक्वेंस ले रही हूँ, ATGCC। सपोज ये मैंने आपको एक डीएनए का सीक्वेंस लिया, ठीक है। ये होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? सपोज ATCC हमें देखने को मिला, यानी कि क्या हुआ? जो जी है ये यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, यानी कि आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर एक चेंज आया जो कि कैसा है? सडन चेंज है और परमानेंट चेंज है। ठीक है, इसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा बेसिक मीनिंग इसका। अब देखिए, जो म्यूटेशन है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। या तो म्यूटेशन हो सकता है कि जीन के अंदर आए, या हो सकता है क्रोमोसोम के अंदर आए। ठीक है, अगर जीन में कोई म्यूटेशन आई है उसको हम सिंपली जीन म्यूटेशन बोलते हैं। अगर क्रोमोसोम के अंदर कोई म्यूटेशन आई है तो उसको हम सिंपली क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जीन म्यूटेशन के साथ। जीन म्यूटेशन भी डिफरेंट टाइप की होती है। जो फर्स्ट टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या है? सपोज कौन सा कलर लें? येलो ही ठीक है ना। ATGGC। अब सपोज ये हमारे डीएनए का सीक्वेंस है। ठीक है, ये रियल में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि सपोज इस टी की जगह जी ने ले ली। ठीक है, यानी कि AGGC हमें ये देखने को मिला। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम ये देख सकते हैं कि जो म्यूटेशन हुई है वो सिर्फ एक छोटे से पॉइंट पे हुई है, एक जगह पे हुई है। ठीक है, कैसे हुई है? इसकी जगह किसी और ने ले ली, यानी कि टी की जगह जी ने ले ली। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बेस सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, यानी कि एक बेस को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया दूसरे बेस के द्वारा। ठीक है, तो अब इसमें 2 टाइप्स होते हैं। तो आइए मैं उन टाइप्स की आपको समझा देती हूँ थोड़ा उनके बारे में। एक होता है ट्रांजिशन, दूसरा होता है ट्रांसवर्सन। देखिए, जैसा आपको पता ही होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग से समझा देती हूँ। चलिए, देखिए, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, या आप सिंपल नाइट्रोजन बेस भी बोल सकते हो, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, एक होते हैं प्यूरिन, दूसरे होते हैं पिरिमिडीन। प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं? A एंड G क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। और बाकी जो बचे C, T एंड U, यानी कि साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ये सारे क्या होते हैं? ये पिरिमिडीन होते हैं, सॉरी। ठीक है, डीएनए के अंदर हमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन देखने को मिलते हैं, जबकि आरएनए के अंदर हमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल देखने को मिलते हैं। यानी कि डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता और आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता। ठीक है, ये थी थोड़ी सी बेसिक बात, जिससे आपको पता चले कि प्यूरिन्स और पिरिमिडीन बेसिकली क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली किसी भी जेनेटिक मटेरियल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो पिरिमिडीन है वो प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, A T के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि एडेनिन और थायमिन। ठीक है, C G के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी कि ग्वानिन एंड साइटोसिन ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे काम का यहाँ से बस यही था समझने के लिए।
अब चलिए मैं आपको उनके टाइप्स बता देती हूँ, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्यूरिन्स क्या होते हैं, पिरिमिडीन क्या होते हैं। अब देखिए ट्रांजिशन म्यूटेशन वो म्यूटेशन होती है जिसमें एक प्यूरिन को सब्सटीट्यूट किया किसी प्यूरिन ने, या फिर आप बोल सकते हैं एक पिरिमिडीन को सब्सटीट्यूट किया किसी पिरिमिडीन ने, ठीक है। क्या बोला मैंने, प्यूरिन को सब्सटीट्यूट कोई प्यूरिन करेगा, पिरिमिडीन को सब्सटीट्यूट कोई पिरिमिडीन करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ट्रांजिशन म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक है। अब सपोज पहले मैं आपको बताने के लिए लिख देती हूँ, एडेनिन एंड ग्वानिन ये दोनों क्या थे, ये प्यूरिन्स थे, एंड सी एंड टी ये दोनों क्या थे, मैं बेसिकली डीएनए की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे यूरेसिल नहीं ले रही, ठीक है। ये दोनों पिरिमिडीन हैं, ये दोनों प्यूरिन्स हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने कैसे एग्जांपल ले रही हूँ, ATCG-C, ठीक है। अब सपोज ये थायमिन है, थायमिन क्या होता है, पिरिमिडीन। अब मैंने इस पिरिमिडीन को हटा के यहाँ पे दूसरा पिरिमिडीन लगा दिया, यानी कि ACCG-C, ठीक है। होना ये चाहिए था लेकिन हो गया ये, ठीक है। और अगर आप देखें तो एक पिरिमिडीन की जगह दूसरे पिरिमिडीन ने ले ली, यानी कि एक पिरिमिडीन ने दूसरे पिरिमिडीन को सब्सटीट्यूट कर दिया। या फिर आप इसको ऐसे समझें कि सपोज एक प्यूरिन है, इसकी जगह दूसरे प्यूरिन ने ले ली और बाकी सारा का सीक्वेंस एज इट इज़ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्यूरिन की जगह दूसरे प्यूरिन ने ले ली, यानी कि एक प्यूरिन ने दूसरे प्यूरिन को सब्सटीट्यूट कर दिया। तो इस टाइप की जो म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ ट्रांसवर्जन म्यूटेशन क्या होती है, ठीक है। एडेनिन एंड ग्वानिन ये प्यूरिन्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साइटोसिन एंड थायमिन ये क्या है, पिरिमिडीन है, ठीक है। देखिए ट्रांसवर्जन म्यूटेशन वो होती है जिसमें एक प्यूरिन को सब्सटीट्यूट कर देगा कोई पायरिमिडीन, या फिर किसी पिरिमिडीन को सब्सटीट्यूट करेगा कोई प्यूरिन। देखिए ऊपर वाले केस में क्या था, प्यूरिन को सब्सटीट्यूट करने वाला प्यूरिन था, पिरिमिडीन को सब्सटीट्यूट करने वाला पिरिमिडीन था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यानी कि प्यूरिन को सब्सटीट्यूट करेगा कोई पिरिमिडीन, पिरिमिडीन को सब्सटीट्यूट करेगा कोई प्यूरिन। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज GGCTU, नहीं हम डीएनए की बात करें तो यू वो तो नहीं आ सकता, TT यही लगा लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सपोज ये प्यूरिन है, इसको सब्सटीट्यूट करेगा कोई पिरिमिडीन। अब मैं मान रही हूँ यहाँ पे T आ गया, TGCTT। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सीक्वेंस सेम रहा, लेकिन क्या हुआ, एक प्यूरिन की जगह एक पिरिमिडीन आ गया, यानी कि एक प्यूरिन को सब्सटीट्यूट कर दिया एक पिरिमिडीन ने। तो इस टाइप की जो म्यूटेशन होगी वो कैसी होगी, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही एक पिरिमिडीन को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं प्यूरिन की हेल्प से, ठीक है। अब आती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बेसिकली क्या होती है, सपोज AGCC, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर दूँ, सपोज मैंने यहाँ पे AGC के बाद T को इंसर्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, जो पूरी की पूरी फ्रेम थी वो शिफ्ट होगी। कैसे शिफ्ट होगी, जैसे पहले AGCC था, अब क्या हुआ AGCTC आ गया, ठीक है। तो यानी कि शिफ्टिंग हुई ना थोड़ी सी फ्रेम की, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। अब ये 2 टाइप्स की हो सकती है, या तो इंसर्शन हो सकता है किसी चीज़ का, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि सपोज GGCTC, सपोज हमारे पास ये प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिला, GGACTC, ठीक है। देखिए पहले तो GGCTC था, लेकिन अब क्या हुआ, पूरी की पूरी जो ये वाली फ्रेम थी वो शिफ्ट कर गई ना, क्यों, क्योंकि बीच में आ गया। अब एक आ गया तो पूरी की पूरी ये फ्रेम शिफ्ट कर गई, है ना।
हमें शिफ्टिंग देखने को मिली, इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। किसकी वजह से? इंसर्शन की वजह से, ठीक है। अब हो सकता है कुछ ना कुछ डिलीट भी हो जाए। डिलीट कैसे होगा? सपोज मैं आपके सामने ले रही हूँ एक सीक्वेंस ATCCG, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ से क्या किया, ATCG, मैंने एक C को यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से भी क्या होगा, जो ये फ्रेम थी ये शिफ्ट कर जाएगी ना आगे की तरफ, है ना। यहाँ पे भी क्या हुआ, हमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखने को मिलेगी। एक और बात, जितने भी ये म्यूटेशन हो रही है ना, इनकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे आपके प्रोटीन सिंथेसिस में, या आपके और भी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो अफेक्टेड हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कोई डिजीज़ हो जाए, या हो सकता है कि आपको कोई फ़र्क भी ना पड़े, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड टाइप की म्यूटेशन के ऊपर, जिसे बोलते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में देखिए बेसिकली सपोज आपके पास एक सीक्वेंस है AACGG, ठीक है। डुप्लीकेशन में क्या होगा, सपोज ये C है, ये अपने आप को डुप्लीकेट कर लेगा, ठीक है। हमें क्या देखने को मिलेगा, AACCGG, ठीक है। पहले एक C था, अब हमें इसी सीक्वेंस में 2 C देखने को मिली है, यानी कि क्या है, हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो आया है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं इन्वर्जन की। इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है, अब सपोज मैं आपको ये बोलूँ, मेरे पास एक जेने सीक्वेंस प्रेजेंट है AGTCG, ठीक है। अब मैंने उठाया इन बीच वाले तीनों को, और मैंने क्या कर दिया, इनको उल्टा कर दिया, यानी कि इन्वर्ट कर दिया। पहले आपको C सबसे बाद में देखने को मिल रहा था, अब C आगे है, T एंड G बाद में आपको G देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि पहले ऐसा था, मैंने इसको रोटेट कर दिया पूरा का पूरा, G पीछे चला गया, आप देख सकते हैं जो C है वो आगे आ गया, ठीक है। इस टाइप की म्यूटेशन को बोलते हैं इन्वर्जन म्यूटेशन, यानी कि इन्वर्जन हो गया किसी ना किसी सीक्वेंस का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की म्यूटेशन पर। These are ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। ट्रांसलोकेशन में बेसिकली क्या होता है, देखिए सपोज हमारे पास एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। मैं इसके ऊपर 2 जीन्स मान रही हूँ, कैपिटल A स्मॉल a, यहाँ पे मैं मान रही हूँ कैपिटल B स्मॉल b, ठीक है। इन्होंने एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर करी, ठीक है। सपोज इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि जो ये होमोलॉगस पेयर था उसमें सीक्वेंस का एक्सचेंज हो गया, उसमें जीन्स का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल A प्रेजेंट होगा, नीचे स्मॉल b आ गया। पहले कौन सा था, पहले यहाँ पे कैपिटल B प्रेजेंट था, अब यहाँ पे स्मॉल b एलील आ गया, ठीक है। अगर हम दूसरे वाले में देखें तो यहाँ पे क्या है, ऊपर तो स्मॉल a ही प्रेजेंट है जो पहले था, लेकिन नीचे क्या हुआ, स्मॉल b आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली ट्रांसलोकेशन हुई 2 अलग अलग एलील्स की एक दूसरे के ऊपर, यानी कि होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे क्या हुआ, 2 अलग अलग एलील्स की एक दूसरे के साथ ट्रांसलोकेशन हुई। इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन पर, यानी कि क्रोमोसोमल एब्रेशन पर। मैंने आपको बताया कि अगर क्रोमोसोम के अंदर कोई म्यूटेशन आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि जो क्रोमोसोम है उसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाए, या हो सकता है क्रोमोसोम के नंबर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाए। अब उसी के बेस पे ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन, यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पे। सेकेंड है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन। हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिशिएंसी वाले। डेफिशिएंसी कैसी, सपोज ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इस पे मैं आपको अलग अलग जीन शो करके दिखा रही हूँ, A B C D, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डिलीशन की, यानी कि डेफिशिएंसी की। अब सपोज मैं आपको ये बोलूँ कि इसके ऊपर से
मतलब यहाँ पर म्यूटेशन आई और म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, ये बी वाला जीन यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि हमारे पास ए प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है और डी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, डिलीशन। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्रोमोसोमल लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम एक डीएनए का छोटा सा सीक्वेंस ले रहे थे, बेसिकली हम एक जीन की बात कर रहे थे, जीन म्यूटेशन में। ठीक है, स्ट्रक्चरल में क्या है, हम स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे कहाँ पे, इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये थी आपकी डिलीशन म्यूटेशन, किसमें, क्रोमोसोम में। अब चलिए बात करते हैं दूसरी, डुप्लीकेशन की। डुप्लीकेशन में भी सेम ऐसा ही होगा। सपोज़ यहाँ पे ए प्रेजेंट है, यहाँ पे बी प्रेजेंट है, यहाँ पे सी प्रेजेंट है, यहाँ पे डी प्रेजेंट है। ठीक है, अब सपोज़ यहाँ पे सी ने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा ए बी सी सी एंड डी। ठीक है, पहले हमें एक सी देखने को मिल रहा था, अब इसने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया, तो अब हमें दो सी देखने मिल रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्या हुआ, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आया, बेसिकली हम बोल सकते हैं म्यूटेशन आई। ठीक है, तो ये था सेकंड टाइप यानी कि डुप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं तीसरे की, थर्ड आता है इन्वर्जन। जैसे हमने डीएनए सीक्वेंस में देखा था कि एक सीक्वेंस था जो वहाँ पे क्या हो गया था, उसने इन्वर्जन शो किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम ही टूट जाएगा। देखिए ए बी सी सी डी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से क्रोमोसोम टूटा। ठीक है, यानी कि बीच वाला रीजन टूटेगा और ये इन्वर्ट होकर दोबारा से जुड़ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए ऊपर तो ए ही प्रेजेंट था, अभी भी ए प्रेजेंट रहेगा, नीचे डी प्रेजेंट था, अभी भी डी ही है, लेकिन बीच में क्या हुआ, जो ये सी था ये ऊपर चला जाएगा, जो ये बी है ये इसकी जगह आ जाएगा नीचे, यानी कि यहाँ पे सी आ गया एंड यहाँ पे हमें बी देखने को मिला। तो ये था इन्वर्जन म्यूटेशन, कहाँ पे, क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन ये भी सेम वैसे ही है जैसा हमने पहले पढ़ा था। देखिए सपोज हमारे पास क्रोमोसोम है, इन्होंने एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर करी, यहाँ पे कैपिटल ए प्रेजेंट है, ये इसकी कॉपी है तो यहाँ पे भी कैपिटल ए प्रेजेंट होगा, ये बी प्रेजेंट है, ये बी प्रेजेंट है। ठीक है, नहीं क्या लिख रहे हैं हम, ये स्मॉल ए प्रेजेंट है। ठीक है, अब मान लो ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, ऐसे इस पे भी प्रेजेंट है जीन्स। ठीक है, सपोज ये भी बी है एंड ये है सी एंड स्मॉल सी। ठीक है, अब क्या हुआ, इनके अंदर हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी और क्रॉसिंग ओवर की वजह से इनके जो सेगमेंट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें फर्स्ट वाले पे देखने को मिलेगा ए एज इट इज़, लेकिन क्या हुआ, बी के साथ क्या आ गया, छोटा सी आ गया, यहाँ पे बी के साथ क्या आ गया, छोटा सी आ गया। ठीक है, अगर हम दूसरे वाले में देखें तो दूसरे वाले में भी हमें यही देखने को मिलेगा, ऊपर स्मॉल ए प्रेजेंट है, यहाँ पे भी स्मॉल ए प्रेजेंट है और हमें यहाँ पे स्मॉल भी दिखेगा, यहाँ पे स्मॉल भी दिखेगा, लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा, सी के प्लेस पर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके स्ट्रक्चर पे भी डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब वैसे तो ये भी आगे होती है दो टाइप्स की, लेकिन आपके लेवल पर इतना नहीं है,
बल्कि जो मैं करवा रही हूँ वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स थोड़ा समझ में आए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब न्यूमेरिकल एब्रेशन की। न्यूमेरिकल एब्रेशन बेसिकली 2 टाइप्स के हो सकते हैं, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या होती है? यूप्लॉइडी में जो चेंजेस आते हैं वो आपके पूरे के पूरे सेट के अंदर आते हैं। पूरे के पूरे सेट के अंदर चेंजेस कैसे? सपोज कोई 2n प्रेजेंट हुआ करता था कभी, लाइन वाइज ही सबकी बात करते हैं। ठीक है, सपोज ये 2n है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ म्यूटेशन आ गई जिसकी वजह से क्या हुआ, ये हमें n देखने को मिला। यानी कि पहले ये डिप्लॉइड हुआ करता था, अब ये क्या बन गया, अब ये हैप्लॉइड बन गया। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमें हैप्लॉइड ही देखने को मिली, यानी कि n देखने को मिला। ठीक है, तो ये था हैप्लॉइडी, जो किसका पार्ट है, यूप्लॉइडी का। अब उसके बाद आता है सेकंड, दैट इज़ पॉलीप्लॉइडी। अब सपोज कोई n है, ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड है। अब उसके अंदर क्या हुई, म्यूटेशन हुई। म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, सपोज यहाँ पे 3n हो गया। ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे सेट के अंदर चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलीप्लॉइडी में भी डिफरेंट कंडीशंस हैं जो आपको यहाँ पे शो करी गई हैं। पॉलीप्लॉइडी में ट्राइप्लॉइडी हो सकता है, यानी कि हो सकता है आपके पास 3n आ जाए, यानी कि 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आ जाए। ठीक है, हो सकता है आपके पास टेट्राप्लॉइडी आ जाए, यानी कि 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आ जाए आपके पास, या हो सकता है आपके पास हायर प्लॉइडी लेवल भी आ जाए, लाइक 6n आ गया। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या, आपके पूरे के पूरे सेट के अंदर चेंजेस आते हैं, उसको बोलते हैं यूप्लॉइडी। ठीक है, देन सेकंड एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में पूरे के पूरे सेट के अंदर चेंजेस नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली चेंजेस तो आते हैं लेकिन आपके 1 या फिर 2 क्रोमोसोम की वजह से, यानी कि या तो 1 क्रोमोसोम बढ़ गया, 2 क्रोमोसोम बढ़ गए, या फिर 1 क्रोमोसोम डिलीट हो गया, 2 क्रोमोसोम डिलीट हो गए। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या है, आपको क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब सपोज हम बात करते हैं मोनोसोमी की। मोनोसोमी में क्या है, सपोज हमें पता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब किसी भी रीज़न की वजह से जब इनके सपोज इनके सेल्स बने, ठीक है, तो उनमें क्या हुआ, किसी भी रीज़न की वजह से ये मान लो कि 1 क्रोमोसोम का लॉस हो गया। ठीक है, सपोज यहाँ पे माइटोसिस ही हुई है, लेकिन हमें एक केस में तो ये देखने को मिला कि दोनों के दोनों आ गए क्रोमोसोम, यानी कि पूरा का पूरा डिप्लॉइड सेट आ गया। लेकिन हमें एक में क्या देखने को मिला, आई एम सॉरी, मैं डिप्लॉइड सेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ। ठीक है, एक केस तो हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें सारे के सारे क्रोमोसोम आ गए, दूसरा केस ऐसा ले रहे हैं जिसमें 1 क्रोमोसोम कम आया। ठीक है, अब सपोज अगर टोटल 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे तो यहाँ पे 1 क्रोमोसोम आया। ठीक है, यानी कि 2n-1 हमें देखने को मिला, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, मोनोसोमी, कि हमारे सेल में एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी कि मोनोसोमी है। ठीक है, अब सपोज मैं बात करती हूँ नलीसोमी की। नलीसोमी में क्या होता है, आपके पास एक ऐसी सेल आ जाती है जिसमें एक भी क्रोमोसोम, आई एम सॉरी, जिसमें 2 क्रोमोसोम गायब मिलते हैं। ठीक है, सपोज अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम टोटल होते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं एक ऐसी कंडीशन की बात कर रही हूँ कि जो टोटल क्रोमोसोम हमें देखने को मिले वो 44 हैं, यानी कि 2 क्रोमोसोम किसी ना किसी रीज़न से गायब हो गए। ठीक है, 2 क्रोमोसोम का लॉस हो गया, तो हमें क्या देखने को मिला, नलीसोमी देखने को मिली। ठीक है, नलीसोमी बेसिकली कैसे, देखिए जो 46 जो क्रोमोसोम थे वो बेसिकली 23 पेयर्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम 44 क्रोमोसोम की बात करें तो 44 क्रोमोसोम कैसे होंगे, 22 पेयर्स में डिवाइड होंगे, यानी कि हमें
यहाँ पे एक सेल तो ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें एक भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि दोनों के दोनों क्रोमोसोम वहाँ पे गायब हो गए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नलीसोमी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं ट्राइसोमी की। अब सपोज ह्यूमन का ही केस लेते हैं। ह्यूमन के केस में टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ कि सपोज किसी एक जगह पे, देखिए वैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होमोलोगस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 2 के पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ एक पोजीशन में क्या हुआ, 3 क्रोमोसोम आ गए 2 की जगह। ठीक है, यानी कि हमें क्या देखने को मिला, हमें एक पेयर में 3 क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी बोलेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, 2n तो प्रेजेंट ही है, यानी कि 46 तो प्रेजेंट ही है, प्लस में एक और क्रोमोसोम आ गया, यानी कि टोटल 47 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हम चलिए बात करते हैं आगे टेट्रासोमी की। टेट्रासोमी में भी सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पे क्या आपको 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। अगर हम ह्यूमन की बात करें टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो हमें इनके अंदर एक पेयर ऐसा मिलेगा। वैसे तो हमें पता है कि होमोलोगस पेयर्स में क्या होते हैं, 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक पेयर ऐसा देखने को मिलेगा जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 2 होने चाहिए थे लेकिन 4 प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम टेट्रासोमी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, 46 क्रोमोसोम तो हैं ही हैं, साथ के साथ क्या हो गया, 2 क्रोमोसोम और बढ़ गए। यहाँ पे हमें टोटल 48 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप मुझे आपको मोनोसोमी एंड नलीसोमी ह्यूमन के केस से समझानी चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। देखिए मैंने क्या बताया था, जो मोनोसोमी है उसमें एक क्रोमोसोम का लॉस हुआ है। अगर हम बात करें 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ एक क्रोमोसोम का लॉस हो गया, यानी कि 45 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। 45 क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट है, वैसे तो सभी पेयर्स में 2 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा पेयर होगा जिसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो साथी है वो गायब हो गया। ठीक है, तो ये होती है मोनोसोमी। अब नलीसोमी में क्या होता है, सपोज ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं हम। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उनमें से 2 गायब हो गए तो 44 क्रोमोसोम बचे। ठीक है, और 44 कैसे प्रेजेंट होंगे, वैसे तो नॉर्मली हर एक जगह पे 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है होमोलोगस पेयर में, लेकिन एक जगह हमें ऐसी देखने को मिलेगी जहाँ पे एक भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा पेयर ही गायब हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा म्यूटेशंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, म्यूटेशन बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर्स या फिर ऐसे एजेंट्स जिनकी वजह से म्यूटेशन होती है, यानी कि म्यूटेशन कॉज करने वाले फैक्टर्स को हम म्यूटेशंस बोलते हैं। ठीक है, ये फिजिकल हो सकते हैं, फिजिकल म्यूटेशंस हो सकते हैं, केमिकल म्यूटेशंस हो सकते हैं और बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल म्यूटेशंस हो सकते हैं। ठीक है, फिजिकल में क्या क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से भी क्या है, आपके जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन आ सकती है। रेडिएशंस की वजह से भी म्यूटेशन आ सकती है। रेडिएशंस बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग। देन जो केमिकल म्यूटेशंस है उनमें आते हैं बेस एनालॉग्स, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, डीएमिनेशन एजेंट्स, डीएमिनेटिंग एजेंट आएगा बेसिकली यहाँ पे। बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया हो सकते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन कॉज हो, और वायरसेस हो सकते हैं जो क्या है बेसिकली आपके अंदर म्यूटेशन कॉज करते हैं। मैं चाहूँ तो मैं आपको इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ा सकती हूँ, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना एक्स्ट्रा करने का। ठीक है, सो दिस वॉज टुडेज लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।